हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी वेज। आज के वीडियो में हम बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। बैंकिंग सेक्टर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और ऐसा माना जाता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स होता है तो देश की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी और इसी वजह से निफ्टी में अप्रॉक्स 1/3 वेटेज बैंकिंग स्टॉक्स को ही दिया गया है। और वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में होते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने वीडियो में सारे टर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने का कोशिश किया है ताकि आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इजीली समझ आ जाएं। बैंक्स लोन लेने और लोन देने का काम करती है। बैंक्स फंड रेज करते हैं लोन्स के थ्रू या डिपॉजिट के थ्रू। फिर इस फंड को कस्टमर्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोन पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और इस तरह से बैंक का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंपल वर्ड्स में ये किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल है। बैंक्स हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट एडवांसेस जैसे लोन्स देती है जिन पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिस पर बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लोन देने की बात समझ आती है क्योंकि लोन देना बैंक का कोर बिजनेस है। बट बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपने डिपॉजिट का कम से कम 18% जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखें। इसे एसएलआर कहा जाता है। एज पर रूल बैंक्स को एसएलआर अमाउंट कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता है। एसएलआर एट द मोमेंट 18% है और आरबीआई प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इसे रिवाइज करते रहती है। इसके अलावा एक और टर्म होता है CRR, विच मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के अनुसार बैंक्स को टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कैश फॉर्म में रखना कंपलसरी होता है। बैंक इस अमाउंट को आरबीआई के पास रखती है और इस अमाउंट पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एट द मोमेंट CRR 3% है और एसएलआर की तरह CRR को भी आरबीआई प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहती है। बैंक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए लोन से मिलने वाले इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से मिलने वाले इंटरेस्ट से जो टोटल इनकम होता है उसे कोर इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक कहा जाता है। इसके अलावा बैंक्स वेरियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने पे फीस चार्ज करते हैं और वेरियस कमीशन के थ्रू अर्न करते हैं, जो कि बैंक के अदर इनकम में नोट किया जाता है। कुछ बैंक्स इस इनकम को अदर इनकम की जगह अदर ऑपरेटिंग इनकम में शो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक्स को फंड रेज करना पड़ता है ताकि लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब बैंक्स को फंड मिलते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा के थ्रू, जिसपे बैंक को डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिसे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट को कासा कहा जाता है। करंट अकाउंट में डिपॉजिटेड अमाउंट पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। वहीं सेविंग अकाउंट में डिफरेंट बैंक्स जनरली 3 to 4% का इंटरेस्ट देती है। इट मीन्स कि बैंक को ये कासा अमाउंट काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। इसी वजह से बैंक हमेशा कासा रेशियो हाई रखने का कोशिश करती है ताकि उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड मिल जाए। इसके अलावा बैंक आरबीआई और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी फंड बोरो करते हैं। इस बोरोइंग पर बैंक को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। अब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को ऐड कीजिए तो कंबाइंडली इसे टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स को लेंडिंग करती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक्स के पास फंड्स तो होते हैं पर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। इस केस में बैंक अपने एक्सेस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है और इस डिपॉजिटेड अमाउंट पर आरबीआई बैंक्स को जो रिटर्न देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इन टर्म्स के अलावा आपने बहुत बार नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में भी सुना होगा। नेट इंटरेस्ट इनकम मीन्स डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरेस्ट इनकम माइनस टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। बैंक्स ने जो भी अमाउंट लोन में डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। वहीं बैंक के पास जितना भी फंड होता है वो बैंक ने या तो किसी से डिपॉजिट के थ्रू रेज किया है या किसी से बोरो किया है। बैंक को इस सारे फंड को रेज करने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैंक ने जो टोटल इंटरेस्ट अर्न किया है
उसमें से बैंक ने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया है उसे डिडक्ट करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम आएगा। अब नेट इंटरेस्ट इनकम में अदर इनकम ऐड करें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करें तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, बिल्डिंग रेंट और बिजनेस रन करने के लिए लगने वाले दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्रोविजंस और टैक्स डिडक्ट करने पर आता है नेट प्रॉफिट। अब प्रोविजंस को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट को। अगर किसी लोन पर 90 डेज तक ईएमआई पे नहीं किया जाए तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। बैंक्स एनपीएस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जो एनपीए 12 मंथ्स या उससे कम वक्त तक एनपीए रहे उसे सब स्टैंडर्ड एनपीए कहते हैं। डाउटफुल एसेट। जो एनपीए 12 मंथ से ज्यादा समय तक एनपीए रहे उसे डाउटफुल एनपीए कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कई सालों तक डाउटफुल एसेट रह सकते हैं और इस दौरान बैंक लोन अमाउंट की रिकवरी और सेटलमेंट का पूरा कोशिश करती है। और थर्ड है लॉस एसेट। कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट लॉस एसेट सिर्फ तब बनता है जब बैंक के इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर्स किसी एनपीए को लॉस एसेट घोषित करते हैं या आरबीआई अपने इंस्पेक्शन में एनपीए को लॉस एसेट डिक्लेयर करता है। एज पर रूल अगर किसी लोन पर 90 डेज तक ईएमआई पे नहीं किया जाए तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। बट लॉकडाउन के वक्त आरबीआई ने लोन धारकों को रिलीफ देने के लिए मोरेटोरियम लाया था। मोरेटोरियम का मतलब ये है कि लोन धारकों को अपने लोन्स पर ईएमआई पे नहीं करना पड़ेगा और ईएमआई पे ना करने पर भी लोन को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में मोरेटोरियम 31 मई तक के लिए लाया गया था, फिर एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक कर दिया गया और इस बात का डिसीजन लोन धारकों के ऊपर छोड़ा गया कि उन्हें मोरेटोरियम का बेनिफिट लेना है या नहीं। अब वापस एनपीए की बात करें तो जब भी किसी लोन को एनपीए डिक्लेयर किया जाता है तो बैंक्स को दो तरह से लॉस होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक ने लोन दिया 100 करोड़ का और एट द मोमेंट 60 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है और अगर ये लोन एनपीए में चला गया तो इस केस में बैंक को इस 60 करोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस तो होगा ही और साथ ही इस प्रिंसिपल अमाउंट पे फ्यूचर में मिलने वाले इंटरेस्ट का भी लॉस होगा। अब बैंक्स को एनपीए के वजह से हुए लॉस का कहीं ना कहीं तो भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा लॉस हुआ तो डिपॉजिटर्स का पैसा भी डूब सकता है। इस रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग का रूल लाया। इसके अनुसार बैंक्स को कंटिन्यूअसली अपने लोन्स को एग्जामिन करते रहना होगा और एनपीए होने के केस में लोन का कुछ परसेंटेज पहले से अलग करके रखना होगा प्रोविजनिंग के तौर पे, ताकि अगर एनपीए आगे जाकर लॉस एसेट बन जाए तो उनका भरपाई किया जा सके। आरबीआई के रूल के अनुसार बैंक को किसी भी सब स्टैंडर्ड एनपीए का 10% प्रोविजनिंग के तौर पे अलग करके रखना पड़ेगा। तो हमारे एग्जाम्पल में बैंक को 60 करोड़ के एनपीए का 10% यानी कि 6 करोड़ रुपीस प्रोविजनिंग के तौर पे रखना होगा और जैसे जैसे एनपीए एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाएगा वैसे वैसे प्रोविजनिंग परसेंटेज भी चेंज होता जाएगा। याद रखिए कि एनपीए किसी भी बैंक और फाइनेंशियल कंपनी को एनालाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट है। किसी भी बैंक में एनपीए को आप टाइम बेसिस पर या दूसरे सिमिलर बैंक्स के एनपीए के साथ कंपेयर करके बैंक के एसेट क्वालिटी के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी बैंक में जितने भी आउटस्टैंडिंग एनपीएस होते हैं उन सारे एनपीएस को ऐड करने पर आता है ग्रॉस एनपीए और ग्रॉस एनपीए से प्रोविजंस को डिडक्ट करने पर आता है नेट एनपीए। किसी भी बैंक का एनालिसिस करते वक्त आपको नेट एनपीए पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए और साथ ही ये भी देखना चाहिए कि बैंक का प्रॉफिट मार्जिन 3% या उससे ज्यादा का हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45% से कम का हो और क्रेडिट कॉस्ट भी 2% से कम रहे। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।